ओपन करके उसको सामने देख लेना। ठीक है, तो 3D में लाइन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले दो तरह के केसेस आते हैं, जब आपको एक पॉइंट दिया हो जिससे वो लाइन पास हो रही है और एक वेक्टर दिया हो जिससे वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो वो पॉइंट जो है पॉइंट ए है जिससे वो लाइन पास हो रही है, जिसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर इस तरह से होता है, वेक्टर बी जिसके पैरेलल है वो लाइन, और वेक्टर आर कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट उस लाइन में जिसको एक्स आई वाई जे जेड के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन देख रही है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये हमने लास्ट दो क्लासेस में ऑलरेडी देख लिया था। और इसके बाद फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से निकाली जाती थी, ये चीज भी हमने डिस्कस की थी, तो ये मस्ट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें, ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और उससे कोसाइंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, एल मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर एबीसी दिया हुआ है तो नहीं पता, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे उस पे बेस्ड। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म पिछले क्लास में हमने किया था वो ये था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब मान लो अगर आपको दो पॉइंट दिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये इक्वेशन होती है। ठीक है, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दो पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से निकलती है। यहाँ पर वेक्टर ए जो है पहले गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बी जो है दूसरे गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बाकी डिटेल आप प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो। आगे बढ़ते, सो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन केस ऑफ टू गिवन पॉइंट, और ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन केस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इस पे बेस्ड आज हम दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस है, तो ध्यान में रखना ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके नेक्स्ट इस पे बेस्ड एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको याद हो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसके लिए दो लाइन की इक्वेशन दी होगी, चाहे हो सकता है वेक्टर इक्वेशन। अगर वेक्टर इक्वेशन दी है तो यहाँ जो भी वेक्टर b1 है वेक्टर b2 है उनके बीच का एंगल निकाल लो, तो आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, कुछ है क्या वहां, क्या है, छिपकली है क्या, ओके ठीक है। और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको यूज करके आप एंगल निकालोगे। क्लियर ये चीज। अच्छा, इसके बाद इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, क्या होता है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। या फिर हम ये बोल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। या हम ये बोल सकते हैं l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। अगर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है तब। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस पे बेस्ड एग्जांपल्स किए थे हमने कुछ, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट छूटा हुआ था, तो यहां से हम स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है देखो इस पॉइंट, इस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, मतलब दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, दो लाइन जो है दो तरह की हो सकती है। देखो यहाँ पर हम लाइन जिनकी बात कर रहे हैं वो स्पेस में है, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। ठीक है, तो हो सकता है एक लाइन इस तरह से हो, दूसरी लाइन इस तरह से हो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, एक लाइन ऐसी जा रही है दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, दोनों लाइन पैरेलल है क्या, नहीं है। ठीक है, दोनों पैरेलल नहीं है और दोनों इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। समझ में है, ऐसी दो लाइन जो ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसी लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस।
क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, हिंदी में बोला जाए तो विषम तलीय रेखाएं। ठीक है, ओके। तो ये अगर इस तरह की दो लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो ये 3D में है, आपको ऐसा दिख भले रहा होगा कि लाइन L1 L2 कट कर रही है एक दूसरे को, लेकिन एक्चुअल में कट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्पेस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है PQ, उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको लिखना और समझ भी लेना क्या है। मान लेते हैं हम पहली वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन ये है, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर में, और r इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा म्यू वेक्टर b2। तो आपको ये निकालना पड़ेगा वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा B1 और B2 वेक्टर का, फिर उसका डॉट लेंगे इसके साथ A2 माइनस A1 के साथ। इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से अभी बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताने में मुश्किल है। जब तक हम एक नंबर एक वैल्यू लेके न बताए ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले लिख लो इस फॉर्मूले को। यहाँ पर बाहर में अगर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर एक मॉड लगा हुआ है ऑलरेडी। इस मॉड का क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये बताता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, फिगर तो वैसे भी कोई काम का इसलिए नहीं क्योंकि 3D में तो बन नहीं रहा है, इसलिए। हटा दो इसको, मैं हो गया तो। अच्छा, तुम लोग के में वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या आईसीएससी में? स्क्यू लाइंस नहीं है? अच्छा, नहीं तो उसमें प्लेन्स है, वो भी कट हो गया कि वो है प्लेन्स? प्लेन है? नहीं नहीं, ये तो लाइंस है। ओके, एक बार देखना। और वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है सिलेबस में? वो भी एक बार चेक कर लेना, बड़ा सिंपल टॉपिक है वो। वैसे मैं बता ही दूंगा अभी अगर यहाँ पर, क्योंकि जरूरत पड़ेगा उसका थोड़ा सा। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल नंबर 11 दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया था ना? हाँ, तो यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज इक्वेशन आर दिस। तो यहाँ पर ये आपको लाइन 1 दिख रहा है, लाइन 1 की इक्वेशन ये दी हुई है, और ये लाइन 2 की इक्वेशन दी हुई है, और आपको इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पहला काम आप ये करो, इक्वेशन लिख लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लाइन 1 L1 का इक्वेशन लिखो, और लाइन 2 का इक्वेशन लिखो जल्दी से। लिख लिया सबने? ओके, सो एक बार मुझे बताना इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी लाइन 1 की L1 की? वेक्टर R इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरी इक्वेशन लाइन की, हाँ, 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू माइनस 5j प्लस 2k। ओके, हाँ इधर पे ध्यान देना। ठीक है, ये है। अब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, और जो फॉर्मूला अभी हमने देखा वो फॉर्मूला क्या था, D इज इक्वल्स टू मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, फिर उसका डॉट है, और उसमें क्या है यहाँ पर A2 माइनस A1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है ना, न्यूमरेटर, तो यहाँ पर तीन वेक्टर एक्चुअल में। पहला वेक्टर ये दोनों है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और दूसरा ये वेक्टर है, डिफरेंस के बाद जो मिला वो वेक्टर, उसका डॉट ले रहे हैं। तो जब क्रॉस और डॉट एक साथ होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
स्केलर क्यों? क्योंकि आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पर क्रॉस लेने से आपको वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट लोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। क्लियर ये चीज? तो डायरेक्ट तरीका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, A2 माइनस A1, इसको पहले लिख सकते हैं। डॉट क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2, ये निकालना है B1 क्रॉस B2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट यूज करके। तो सबसे पहले में डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो मिलेगी वो A2 माइनस A1 वाली होगी। तो A2 क्या है आपका? A2 ये है, देखो ये है A2। A1 क्या है? ये है A1। समझ गए ना? A2 और A1, A2 और A1। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 ये निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1, 2i माइनस आई मतलब क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 0 जे कैप, फिर उसके बाद माइनस के कैप। समझ में? ये हो गया A2 माइनस A1। अब वेक्टर A2 माइनस A1 से जो फर्स्ट रो मिली उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 0, और अगला क्या हो गया? -1। सिर्फ कोफिशिएंट को लिखना है। समझ गए ना? फिर सेकेंड रो किसकी बनेगी? B1 की। तो B1 क्या है? ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, उसमें ये वाला जो वेक्टर है लैम्डा का जो कोफिशिएंट, वो वेक्टर B1 है। तो उसके कोफिशिएंट क्या है? देखो यहाँ पर 2, ये क्या हो जाएगा? -1, और ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है ये चीज? फिर B2, तो वेक्टर B2 कौन सा है? ये आपका वेक्टर B2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? -5, और ये हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर सबको? अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आप सभी को आता है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया 1। कैसे करते थे सबको याद है ना? इन दोनों को हाइड कर देते थे। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ये प्रोडक्ट -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? 0 वाला आएगा, -0 आएगा एक्चुअल में, -0 एनीथिंग इट इज 0। ठीक है। अगला टर्म क्या आ जाएगा? -1। फिर उसके बाद इसको हाइड कर देंगे इतना पूरा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -10, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +3। क्लियर? और उसके बाद फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, ये 3 और ये -7, तो 3 और ये +7 हो जाएगा ना, -7 -1। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ये मिल गया 10। तो आपको न्यूमरेटर मिल गया। देखो जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर में ये ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था, वो आपने यहाँ पर निकाल लिया। क्या है? 10। अब क्या बच गया? डिनोमिनेटर निकालना, B1 क्रॉस B2। तो डिनोमिनेटर जो है B1 क्रॉस B2, ये किस तरह से निकलेगा? उस आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए वो बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ही होता है। तो क्या करेंगे? I J K, ये हो गया। फिर उसके सेकेंड रो में क्या आएंगे? B1 मतलब कि ये 2 -1 1, 2 -1 1। फिर B2 में क्या आ जाएगा? 3 -5 2, तो जाएगा 3 -5 2। अब उसके क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आई कैप क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट -2 +5, -2 +5 माइनस जे कैप क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 -3 प्लस के कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -10 +3। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 3 आई कैप, ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा? -जे कैप, और ये कितना हो जाएगा? -7 के कैप। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? B1 क्रॉस B2 की। समझ में आई ये चीज? अच्छा, ये ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मिली थी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, एक बार में भी कर सकते हो। वो तरीका आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अगर आप चाहो इसको मत निकालो, ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया ना, इसको आप नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, उसके बिना भी हो जाएगा। कैसे? देखो, आपने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया था, ठीक है। आप उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, A2 माइनस A1 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर B1 क्रॉस B2 डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर? A2 माइनस A1। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3
-1 इंटू 0 मतलब वो क्या हो जाएगा 0, और -7 इंटू -1 मतलब क्या हो जाएगा +7, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये वाला इसके बिना आप सीधा एक ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपको जानना हो तो डायरेक्टली ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है ये चीज? हाँ, तो ये हो गया, आपको ये चीज तो मिल गई। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या चीज का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, √3 स्क्वायर इज 9, -1 स्क्वायर इज 1, -7 स्क्वायर इज 49, तो कितना आ जाएगा √59। क्लियर हुआ ये चीज? मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। अभी जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। सो D इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 10, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय रूट कितना आ जाएगा 59। दैट्स इट, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया उसका आंसर। क्लियर हुआ सबको ये? ओके, हो गया तो हटा दो फिर इसको मैं। तो एक यही फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है अगर देखा जाए तो, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन है 10/√59 जो अभी हमने सॉल्व किया, बुक का सॉल्व एग्जांपल है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगेन टॉपिक सेम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बट नाउ द लाइंस आर पैरेलल। एसी ऑन कर दूं क्या? बट द लाइंस आर नाउ पैरेलल। क्लियर? तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है L1 और L2 ये दोनों पैरेलल लाइन। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो आप लाइन की इक्वेशन को देख के ही समझ जाते हो वो पैरेलल है। कैसे? क्योंकि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो वेक्टर B1 और वेक्टर B2 वो सेम प्रपोर्शन में होंगे, या वेक्टर बी जो है वो सेम होगा, समझ लो दोनों सेम लाइन के पैरेलल होंगी। समझ में आई ये चीज? जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, वेक्टर R इज इक्वल्स टू 2i माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप, और दूसरी एक लाइन लिखता हूँ, वेक्टर R इज इक्वल्स टू 3i कैप -5j कैप प्लस म्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप -14k कैप। अगर मैंने ये दो लाइन लिखी तो यहां पर क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, आप देख के बता दोगे? बताओ है क्या? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला रेशियो 3/6 1/2, 4/8 1/2, ये भी कितना रहा है 1/2, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें वेक्टर बी ही लेना है। तो वेक्टर बी किसको ले, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? किसको लेना चाहिए वेक्टर बी? वैसे तो किसी को भी लिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा वाला जिसमें कोफिशिएंट है ना उसको ले लेते हैं। तो अगर हम चाहे तो इसमें से ना 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू हो जाएगा। समझ में? तो 2 म्यू को ना एक नया नंबर टी दे देते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j, और ये क्या हो जाएगा -7k हो जाएगा। क्लियर हुआ है ये चीज? तो ये वेक्टर भी आ जाएगा। किसी को भी लेने पे इसलिए बोला क्योंकि वो अल्टीमेटली कट के वो सेम हो जाएगा अगर नीचे वाला भी लोगे, लेकिन हम इसको ले लेंगे वेक्टर 2 नहीं, ये 3 होगा ना, सॉरी 3। हाँ, ऊपर वाला ही आएगा वही। समझ गया ना ये चीज? फॉर्मूले में क्या चेंज है डिस्टेंस निकालने के लिए, आप देख के ही समझ जाओगे। उसमें क्या आ रहा था B1 क्रॉस B2, यहाँ पर सिर्फ वेक्टर B1 वेक्टर B आ रहा है। ठीक है, और हाँ बीच में वो क्रॉस आ रहा है, और यहाँ पर भी सिर्फ वेक्टर B आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर ये चीज? तो एक क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। ओके, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन कर लिया सबने? क्वेश्चन सॉल्व
हम्म तो ये दो लाइंस दी हुई है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या था फॉर्मूला अमन? डी इज इक्वल्स टू, अच्छा वो डिस्टेंस को पीटी से रिप्रेजेंट किया था, उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर ये चीज? तो वेक्टर बी क्या है यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में? वेक्टर बी है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर बी। क्लियर ये चीज? आ, वेक्टर बी का पहले मॉड ले लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आ जाएगा? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब √49 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद हम ये लेते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कहां से मिलेगा? यहां से। ये है आपका वेक्टर A1 और ये वाला है आपका वेक्टर A2। तो ये कितना आ जाएगा? 2i प्लस जे माइनस के कैप, ये हो गया। यहां तक क्लियर सबको? अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए? B1 क्रॉस A2 माइनस A1, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब लेने जाओगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम तो आई जे के आएगा, सेकेंड कॉलम में वेक्टर बी के कोफी कंपोनेंट्स, मतलब 2 3 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 1 -1। ठीक है, सॉल्व करो इसको तो कितना आएगा ये? -3 -6 माइनस जे, यहाँ पर जाएगा -2 -12, मतलब -14 प्लस के कैप कितना आएगा यहाँ पर? 2 -6 मतलब -4, है ना? तो ये आ रहा है -9 i कैप प्लस 14 जे कैप, और ये आ जाए -4 के कैप। क्लियर यहाँ तक सबको? लेकिन आपको क्या आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए अल्टीमेटली उसने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लगा हुआ है पूरे में। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, क्योंकि होल मैग्नीट्यूड है ना, तो आप उसको सेपरेट कर दो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस है, सॉरी, क्रॉस A2 माइनस A1, उसका मैग्नीट्यूड आएगा √81 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 16 कितना आ रहा है ये ओवरऑल? 293, √293, यही आ रहा है। हाँ, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 293, √293, और डिनोमिनेटर में हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, वो कितना था? 7। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √293/7। समझ गए ना प्रोसेस? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? समृद्धि क्लियर? साधना समझ में आ गया? ओके, हटा दो इसको फिर मैं। हम्म, ये आपका सॉल्व एग्जांपल था, तो यहाँ पर देख सकते हो उसने इस तरह से इसको सॉल्व किया है, इस तरह से लिखा हुआ है, आप समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन नंबर तक कर दिया था पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज के? 13 तक हो गए थे, 14 ऑनवर्ड्स करने ना, 12 तक किए थे, ये हो गया था 13 ऑनवर्ड्स करने। 13 भी तो हो गया था क्या यार? हाँ, 14 से करना है, 14 ऑनवर्ड्स। तो इधर पे देख लो क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में किया था, ये बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस।
तो देख के बता दो ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर आपको चाहिए फिर वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2। ठीक है, तो वेक्टर A1 हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। A2 हो जाएगा 2 i माइनस जे माइनस के। ये है A2। वेक्टर B1, वेक्टर B1 ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब फॉर्मूला क्या है इसका? D इज इक्वल्स टू मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2। करेक्ट। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए संजय इसको समझते जा रहा है ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फर्स्ट रो आई जे के हो गया, सेकेंड रो में वेक्टर B1 के कंपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 2 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, इसमें कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -2 -1 -3 माइनस जे कैप, इधर पे क्या आ जाएगा 0 प्लस के कैप, इधर पे क्या आ जाएगा 2 3। हाँ ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 इसकी वैल्यू आ गई -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर ये चीज? अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले डिनोमिनेटर वाली चीज निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू रूट 18 आ जाएगा, √18 टू √6 जिसको आगे लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आपको चाहिए A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट, A2 माइनस A1 डॉट विथ B1 क्रॉस B2। हाँ डायरेक्टली वैसा कर दो, यहां से A2 माइनस A1 निकाल लो, यहां से A2 माइनस A1। तो यहां से A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा देखो, आई ये हो जाएगा आई कैप, और ये कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब कि -3 जे कैप, ये कितना हो जाएगा -2 के कैप। ठीक है, A2 माइनस A1 डॉट विथ B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 मतलब ये हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। समझ में आई ये चीज? ये आपने यहां से निकाल लिया, देख लो इधर पे A2 A1 से ये वाला पार्ट निकल गया, A2 माइनस A1 ये जो आपको निकालना था। और उसके बाद फिर ये जो आपका लिखा हुआ है B1 क्रॉस B2, ये आपने पहले यहाँ निकाल रखा था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3, जे वाला तो 0 हो जाएगा, और ये -6, तो ओवरऑल क्या आ रहा है -9। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें पुट कर देंगे D इज इक्वल्स टू मॉड -9 अपॉन √18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, 3√2, तो 3 3 9 मतलब 3 अपॉन √2, ये आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर सबको ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन 15 आपके पास तो है, बुक बुक में ही करना है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्या लिखा है आंसर बुक में? हाँ, ये लो, सॉल्व करो उसको 15 क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या पूछा था कौस्तुभ, तू एक कुछ कमेंट किया था ना, क्या डाउट है?
जिसको मैंने दो मेथड से बताया था उस क्वेश्चन को, और दोनों मेथड में आंसर हमारा वो डिफर कर रहा है। मेरे ख्याल से बुक का आंसर गलत है उसका, एक बार चेक करना, क्योंकि मैंने चेक करवाया था बाकी बच्चों से, तो कुछ बुक में अलग होगा, कुछ बुक में अलग होगा, आंसर ऐसा होगा। हम्म। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये लाइन दी हुई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, लाइन आपको कौन से फॉर्म में दी हुई, कार्टेशियन फॉर्म, आप उसको किस में बदल दोगे, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलते, पहली वाली लाइन को, जिनको नहीं आता मैं यहाँ बता दूं, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये होता है फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, वेक्टर ए जो है ना यहां से मिलता है, ठीक है। तो एक्स के साथ में देखो यहाँ पर क्या है, +1, तो क्या सबसे पहले क्या हो जाएगा, -1 i, फिर ये वाला टर्म क्या है, +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 j, फिर क्या है +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 k कैप। समझ में आया? मतलब कैसे करते हैं इसको, इसको कंपेयर करते हैं x-x1 से, समझ में आ रहा है, x-x1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आई, तो उस तरीके से क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो नीचे जो दिख रहा है उससे वेक्टर बी बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7i-6j प्लस के, ये बन गया वेक्टर बी। तो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई, L1 की इक्वेशन, समझ गए। अब L2 की इक्वेशन पे आते हैं, तो डायरेक्टली लिख लेना, वेक्टर R इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा देखो, ये 3i + 5j +7k, प्लस यहाँ पर लैम्डा की जगह नया कुछ नाम दे देते हैं कांस्टेंट का, म्यू, और ये क्या हो जाएगा, i +-2j +k। समझ गए? तो यहां से आपको वो मिल गए सारे, ये हो गया वेक्टर b1, ये हो गया वेक्टर b2, ये हो गया वेक्टर a, a1, ये हो गया वेक्टर a2। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर b1, और ये हो गया वेक्टर b2। दैट्स इट। बाकी सारा प्रोसेस सेम। दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, वो चेक कर लेना, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, नहीं है तो वाला फॉर्मूला लगा देना। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, तो कुछ चीजें निकाल के बता दे जाओ। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो। सॉल्व करो जल्दी। हाँ, तो b1 क्रॉस b2 किसी ने, -4i, हाँ फिर -8k, सबका सेम आया ना। तेरा क्या बोल रहा है, कुछ और बोल। हम्म। फर्स्ट रो क्या लिखा है, जे के लिखा है ना। अच्छा। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद a2 - a1 लेके डॉट लोगे, तो ये ले लिया, तो बताना क्या आया होगा। 4i + 6j +8k, क्या आ रहा है,
नहीं नहीं, A2 माइनस A1 लेके पूरा डॉट ले लो, उसके बाद बताओ। -136। और किसी का? सर -116 -116। वही है ना? हाँ, -1 ठीक है, करेक्ट। और किसी का आया क्या? यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, d इज इक्वल्स टू रूट ये -116 अपॉन √116, सो दैट इज इक्वल्स टू √116। ठीक है, चेक कर लो एक बार आंसर। 2√29, 29 इंटू 4, यही आएगा ना? हाँ ठीक है, हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ वेक्टर इक्वेशन दिस। सेम है, बन जाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस आप ये चेक कर लेना पैरेलल तो नहीं है, तो पैरेलल नहीं है यहाँ पर ये दोनों लाइंस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 17। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये क्वेश्चन बनाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। क्या? हाँ, नहीं, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो आई कैप माइनस टी आई कैप, फिर अगला क्या हो जाएगा, प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप। समझ में आया? पहले ये करना, फिर उसके बाद क्या करना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला क्वेश्चन आया था क्या? ओके, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया। और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें से टी कॉमन निकाल देना, तो प्लस टी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, -आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। समझ गया? ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। सबको क्लियर ना? क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। वैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आई कैप -जे कैप -के कैप प्लस, यहां पर क्या है, एस है तो एस, और क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस की प्लस प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। समझ में आया? तो इस तरह से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होगा, फिर बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही। बाकी सारे प्रोसेस के लिए ये हो गया आपका वेक्टर A1, ये हो गया वेक्टर A2, ये हो गया वेक्टर B1, और ये वाला हो गया वेक्टर B2। समझ गए? वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप आंसर वेरीफाई कर लेना। देखो इसके स्कूल के एग्जाम में आया हुआ है, केवी में आया बोल रहे हैं ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट खत्म हो गया क्या? मिसलेनियस स्टार्ट है ना फिर। थर्ड इनमें डिलीटेड है प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, शो दैट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन डिटरमाइंड बाय दिस।
हो गए सब सेटल डाउन, ओपन किया, इधर पे देखो सामने क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ा सबने? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पहले 2 पॉइंट कौन कौन से बोल रहा है उसने? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अनदर 2 पॉइंट्स। और वो जो बाकी 2 पॉइंट दिए उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 3 5 1 -1, और ये वाला है 4 3 -1। ठीक है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये आपको शो करना है, यही है ना क्वेश्चन? हाँ शिवांश बता कैसे करेंगे? हम्म हम्म ठीक है, और थोड़ा इजियर अप्रोच चाहिए मुझे। ठीक है, और थोड़ा इजियर अप्रोच, हर्षा बताओ कैसे होगा? 2 पॉइंट से बिना लाइन की इक्वेशन निकाले भी तो हम कर सकते हैं ना, लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल के सीधा। जैसे जैसे मान लो इसको मैं L1 ले लेता हूँ, लाइन 1, और इसको L2 ले लेता हूँ, तो L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ए बी सी होते, उसको मैं A1 B1 C1 दे देता हूँ क्योंकि फर्स्ट वाले के। तो वो कैसे निकलता है? सीधा x2 - x1 से। सो x2 - x1 मतलब कितना आ जाएगा? ये 2। y2 - y1 कितना आ जाएगा? 1। और z2 - z1 कितना आ जाएगा? 1। समझ गए ना? अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो कैसे निकालोगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, L1 के डायरेक्शन रेशियो। L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसको हम A2 B2 C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बोलो जल्दी वो क्या होंगे? 1 - 2 0, 1 - 2 0। समझ में आ गया? दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकल गए। अब अगर मान लो ऐसा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस, तो दोनों लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। चेक कर लो यहाँ पर 2, और ये क्या हो रहा है? -2 + 0, मतलब क्या आ रहा है? 0। इसलिए दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर ये चीज सबको? हटा दो ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। If L1 M1 N1, L2 M2 N2 are direction cosines of mutually perpendicular lines, then show that the direction cosine of a line perpendicular to both of these are this. इधर पे ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? जैसे मान लो ये एक लाइन L1 है, ये दूसरी लाइन क्या है? L2 है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। पहली वाली लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या बोल रहा है? वो L1 M1 N1। दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो L2 M2 N2। आपको एक तीसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, जो ये होंगे, आपको प्रूव करना है। तो और वो बोल रहा है दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब वो कैसी होगी? ऐसी। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाली जो लाइन होगी, ब्लू वाली लाइन, ये दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब याद करो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या था? अगर हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमको एक वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मान लो ये दो ब्लैक वाली पेन है, इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो रिजल्टिंग वेक्टर जो मिलेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ये ब्लू वाली पेन मिलेगी। समझ में आएगी नहीं ये कंसेप्ट? तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। यहां पर जो थर्ड वाली जो लाइन है, वो इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ ये चीज? तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होने से मिलेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसको मैं वेक्टर B1 ले लेता हूं, जिसका हो जाएगा L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1
के कैप। दूसरा वाला वेक्टर B2 दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हो, जो चाहे वो बोल सकते हो, L2I प्लस M2J प्लस N2K, ये हो गया। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? I J K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रो में L1 M1 N1, और ये क्या हो जाएगा L2 M2 N2। और जब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आई कैप के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? M1 N2 माइनस M1 N2 माइनस M2 N1, माइनस जे कैप के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? L1 N2 माइनस L2 N1, L1 N2 माइनस N2 L2 N1। ठीक है, प्लस के कैप के कोफिशिएंट में क्या आएगा? L1 M2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1। समझ में आई ये चीज? ये वाले माइनस को अंदर भेज दो, और ये जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है उसको वेक्टर बी से इक्वेट कर दो, और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स होंगे Li प्लस Mj प्लस Nk इज इक्वल्स टू, इधर पे जो आया ये क्या हो जाएगा आई कैप, बाकी पूरा टर्म एज इट इज M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों टर्म पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस के कैप, इधर पे क्या हो जाएगा, हाँ ये जे कैप इधर पे, के कैप इधर पे क्या सेम है, L1 M2 माइनस L2 M1। समझ में आई ये चीज? तो L की वैल्यू कंपेयर करो, ये वाली आई, यही आपको प्रूफ करनी थी। देखो M की वैल्यू कौन सी आई, ये वाली आ गई, ये आपको प्रूफ करनी थी, और N की वैल्यू ये वाली आएगी। समझ में? हाँ, वही बताया ना, ये दो जो मैंने स्टार्टिंग का कंसेप्ट बताया, दो ब्लैक पेन है, उसके परपेंडिकुलर एक तीसरी पेन है, तो उसके डायरेक्शंस आपको निकालने हैं। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन जो होंगे दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए हमने दोनों का परपेंडिकुलर निकाला, और वो कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर है, जिससे हमको थर्ड वाली लाइन मिल गई। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। एक और अप्रोच है इसके अलावा, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उस मेथड पे मत जाओ, जाओगे समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, आपको क्या निकालना है? दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, और उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए। बताओ मुझे एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ठीक है, और अगर B1 B2 नहीं दिए हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, करेक्ट, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोस, फर्स्ट वाली लाइन के और सेकंड वाली लाइन के लिए A2 B2 C2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो वैल्यू आपको क्या दी हुई है? वो वैल्यू क्या है? ये जो ए बी सी है ये एक्चुअल में क्या है? A1 B1 C1 है, पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। और ये जो ए बी, ये B माइनस सी माइनस सी ए माइनस बी, ये क्या है? A2 B2 C2, मतलब दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। समझ में आएगी नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे पुट कर देते, नीचे वाले फॉर्मूले में पुट कर देते। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड, न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ? A1 की जगह पे क्या आएगा? ए आएगा, फिर उसके A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? B माइनस सी, फिर उसके बाद प्लस B, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? C माइनस ए प्लस C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? A माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट ओवर B माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा वाला पूरा आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला टर्म जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा? ए बी माइनस AC, ये क्या हो जाएगा? प्लस BC माइनस AB प्लस CA
माइनस बी सी। समझ में आया? ये दोनों कट, ये दोनों कट, ये दोनों कट, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 0। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 90 डिग्री। समझ में आया? cos 90 0 होता है ना, तो इसलिए ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन आप लोग आंसर करने की कोशिश करोगे। हाँ ट्राई करो, उधर पे नॉक करना, तो थोड़ा उस वाले पे नॉक करना, ऐसा करके। समृद्धि दीवाना भी आई है एक्चुअली, बाहर बैठी हुई। हाँ ठीक है, बताओ बन रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कौन बता रहा है? ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पॉइंट कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। मतलब वेक्टर ए दे दिया है 0i 0j 0k, समझ गए। और वेक्टर बी जिसके वो पैरेलल है, तो वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मतलब सिर्फ आई कैप आएगा, आई कैप। जे और के क्या होगा, 0 होगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद वो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई कैप। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ चलो कार्टेशियन बताओ क्या होगी। देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये होता है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए ये होता है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये पूरा 0 है। तो x माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझ गए। y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 0। समझ में आए? ये हो जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। किसी को कोई डाउट कार्टेशियन कैसे निकला? क्लियर ना, पक्का? ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नहीं ऐसा, ये नॉट डिफाइन बोल सकते हो। इसकी सिचुएशन बताऊंगा मैं आगे क्या है, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आने वाले एक आध दो, उसमें क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर दिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। हाँ तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। करेक्ट। तो जैसे सबसे पहले अगर ए बी की बात करें, तो ए बी के आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज, a2 माइनस ये x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा ये 3, y2 माइनस y1 3, z2 माइनस z1 4। फिर उसके बाद वैसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, तो क्या क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 4 मतलब -6, यही आएगा ना 2 माइनस 4, oh सॉरी +6। हाँ 6 6, और ये कितना आ जाएगा 8 आएगा 8। हाँ यही आ रहा है ना। हाँ एंगल पूछ रहा है, तो बताओ क्या होगा एंगल। एग्जैक्टली क्योंकि ये पैरेलल है। आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो सेम आ रहा है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल। पैरेलल मतलब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। क्लियर। आंसर इसका एक बार चेक करना, 0 ही लिखा है ना। मिसलेनियस का है ना ये क्वेश्चन 5। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो इधर सब। ओके जस्ट वेट, इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0।
यहां से A1 की वैल्यू देख के बताओ कितनी है, -3। भाई A1 मतलब ये ना। A2 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो 3K। B1, B1 की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो ये हो गया B1 मतलब कि 2K, और B2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 2, और C2 की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 0। ये निकालने के पहले एक चीज चेक कर लेना, न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, जैसे पिछले बार हमसे गलती हुई थी। तो x माइनस x1 y माइनस y1 उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9K प्लस 2K, और ये -10 हुआ, उधर जाके क्या हो जाएगा +10। तो 7K इज इक्वल्स टू 10, -7K इज इक्वल्स टू 10, K इज इक्वल्स टू -10/7। हाँ, ये 0 होगा। क्या LMN हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, इसमें बस ये डिफरेंस है कि डायरेक्शन रेशियो तब होंगे जब L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तब उनको डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। अदरवाइज जो भी है वो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो अभी ये के अननोन है, इसलिए हमको नहीं पता ना कि उसको LMN लेना है या ABC लेना है। तो इन जनरल ABC अगर बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो बोलोगे तो करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अरे प्लेन है ये, क्वेश्चन डिलीटेड है, छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है, ठीक है, प्लेन का ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। क्वेश्चन 9 बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी हमने कई क्वेश्चन किए हैं ये वाले, ठीक है। हाँ, पैरेलल नहीं है तो वो B1 क्रॉस B2 वाला क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, मैंने लिखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सिलेबस में है बट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ना, कौन पढ़ रहा है? जब, हाँ शिवांश पढ़। हाँ, एक बार पढ़ो तो पढ़ो। 516 341 क्रॉस क्रॉसेस YZ प्लेन। क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट सही है ना? हाँ, भले ही इस क्वेश्चन में प्लेन वर्ड यूज हुआ हो, लेकिन ये क्वेश्चन लाइन का है। समझो इधर पे कैसे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो कंसेप्ट यूज होने वाला है ना इसमें, ये वो 3D जो क्लास 11 का कंसेप्ट था ना वो यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आप इस रूम को ही ले लो। इस रूम का ये जो फ्लोर है, मान लो ये YZ प्लेन है, समझ रहे हो ना। ये हो गया Y एक्सेस मान लेते हैं, ये हो गया Z एक्सेस, ठीक है। तो X एक्सेस कहाँ होगा? ये परपेंडिकुलर, क्लियर। मान लो मैं एक लाइन हूं, ठीक है, मैं स्टैंड कर रहा हूँ इस प्लेन पे, ठीक है, मतलब इन दोनों प्लेन के क्यों क्रॉस कर रहा हूँ, यही है ना। परपेंडिकुलर वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है क्या? अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉसेस YZ प्लेन। मतलब मान लो ये मैं एक लाइन हूं, ये YZ प्लेन है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, प्लेन को क्रॉस कर रहा हूँ, तो जहां पर क्रॉस कर रहा हूँ उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, क्लियर। तो जिस जगह पे क्रॉस करूंगा वो मेरा फुट होगा, समझ रहे हो ना ये चीज। और उस समय एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब अगर कोई भी पॉइंट YZ प्लेन में आएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये चीज क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉसेस YZ प्लेन, अगर ये वर्ड यूज हो रहा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 0। और बाकी दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बाकी दो मतलब आपको Y और Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू वहां पर निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ये दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। क्या आएगा देखो, x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कि
इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन -5। समझ में आई ये चीज? ये हो गया। इसको इज इक्वल टू लैम्डा ले लो तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप क्या करो, अब यहां पर ये आपको दिया है ना x इज इक्वल टू 0, क्यों 0 लिया? क्रॉसेस yz प्लेन। तो यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दो? 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5/2 -5/-2 मतलब 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3। ऐसे ही हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 15 होगा ना, 15/2 और इधर पे +1 हो जाएगा इज इक्वल टू y, मतलब कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 17/2। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 17/2। समझ गए? अब z कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे? 5/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन -5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -25/2 +6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z। तो कितना आ जाएगा ये? -13/2। तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा -13/2। समझ गए ये? चेक करो एक बार आंसर। ये क्लियर ना सबको? इसका अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, चलो बनाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, सॉरी। जेड एक्स प्लेन है, बाकी पॉइंट दिया हुआ है। जेड एक्स प्लेन है मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y0 होगा, और बाकी सेम प्रोसेस बन जाएगा ना क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी सारे क्वेश्चंस डिलीटेड है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, प्लेन वाले। ठीक है, तो क्या लिखा? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हाँ, प्लेन के बहुत क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कैसे बनेगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये दिया हुआ है। मतलब आपको वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए क्या? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये दिया हुआ है। और वो परपेंडिकुलर है किसके? इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। करेक्ट। तो वो जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया था, याद है आपको? ये दो लाइन है, मान लो ये दो ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी वो दोनों के परपेंडिकुलर है। वो कैसे निकलेगी? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लाइन के डायरेक्शन का या वेक्टर का उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ वेक्टर बी जो अननोन है वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आई जे के, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेंगे हम? इसका और इसका। समझ गए ना? तो ये कितना आ जाएगा? 3 -16 7, और ये क्या हो जाएगा? 3 8 -5। सॉल्व करो जल्दी, कंप्लीट कर लो इसको। कितना आ जाएगा ये? 80 -56 माइनस जे, कितना हो जाएगा ये? -15 -21 प्लस के, कितना हो जाएगा ये? 24 24 प्लस 48। ओके 48। तो ओवरऑल ये आ जाएगा, कितना आएगा? 24i प्लस 36j प्लस 72k। समझ में? ये क्या है? वेक्टर बी। और वेक्टर ए तो ऑलरेडी था। फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। वेक्टर बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 24i प्लस 36j प्लस 72k। समझ गए? अब यहां पर चाहो ना तो 12 कॉमन निकाल सकते हो, और 12 लैम्डा को एक नया वेरिएबल ले लो और आप आंसर लिख दोगे। पीछे वही किया होगा, 12 कॉमन निकाल लिया होगा। यहां भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज जो कॉमन निकल रहा है उसको नया वेरिएबल। हाँ, किसको पैरेलल माने? परपेंडिकुलर लिए ना। देख क्या बोला है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। तो जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों लाइन का डायरेक्शन क्या है? ये नीचे वाला उसका डायरेक्शन है। समझ गया ना? क्लियर?
दैट्स इट। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी कमिंग डेज में मैं टेस्ट रखूंगा 2-3 शेड्यूल में आपको भेज दूंगा रिवर्स ऑर्डर में, 3D वेक्टर, फिर प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, ये 4 मतलब कैलकुलस को छोड़ के बाकी जो आखिरी के चैप्टर है ना उन चारों का, तो 4 टेस्ट प्लान रखा हूं मैं अभी 20 से 30 के बीच में। 3D वेक्टर, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, हाँ अलग अलग 20। ठीक है मैं देखता हूँ क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग अच्छे से रिविजन